नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूपीएससी वाला। मैं अरविंद मिश्रा और हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य ऑप्शनल पेपर या ऐच्छिक विषय को। आज हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक कि हिंदी साहित्य को ऑप्शनल के रूप में या ऐच्छिक विषय के रूप में क्यों चुना जाए, और दूसरी बात करेंगे कि इसके लाभ कहाँ कहाँ हैं, किन उद्देश्यों से इस विषय को रखना चाहिए, और उसके साथ ये भी देखेंगे कि इसके टॉपिक्स को समझना और हमेशा के लिए याद रखना कितना आसान है, क्योंकि ये रटन तो है ही नहीं। ये पूरी तरह से समझ पर आधारित एक संकल्पनात्मक विषय है। हम और आप जो जी करके आते हैं, जो समाज में देख करके आते हैं, जो हमारा परिवेश होता है, जहाँ हम जीवन जीते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, तो वो जो पूरा परिवेश है, वो जो पूरा समाज है, वास्तव में वही हिंदी साहित्य है। इसीलिए जब साहित्य के आलोचकों ने, साहित्य के मर्मज्ञों ने साहित्य की परिभाषा देने की कोशिश की, तो उसमें दो परिभाषाएं बहुत ही प्रचलित हुई। क्या क्या? एक तो ये कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। और इसी से मिलता जुलता एक और रूप, ऐसी ही परिभाषा की साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। अब मान लीजिए कि हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं, तो आईने में अपनी परछाई बनती है। जो परछाई बनती है, वास्तव में उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम यदि बिंब हैं, तो आईने में जो हमारी छाया बनती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। हम जैसे होंगे वैसा हमारा प्रतिबिंब दिखेगा। हम जैसे होंगे, नाक जैसी होगी, बाल जैसे होंगे, शरीर की कदकाठी, रूप आकार जैसा भी होगा, आईने में हम वही देख पाएंगे। अर्थात कि जो साहित्य है वह वैसा ही होता है जैसा समाज होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि साहित्य में बहुत कुछ रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अपने समाज को जान लिया, यदि आपने अपने जीवन को जान लिया, तो समझिए कि आपने साहित्य को जान लिया। कैसे दोस्तों? इसको ऐसे समझिए, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में एक राजनीति होती है। किसी भी समाज में एक धार्मिक व्यवस्था होती है। किसी भी समाज की एक आर्थिक व्यवस्था, एक आर्थिक संरचना होती है। किसी भी समाज की एक संस्कृति होती है। किसी भी समाज में वहां का पारिवारिक ढांचा होता है। किसी भी समाज की एक सोच होती है। वहां व्यक्ति और समाज का संबंध होता है। तो इसका मतलब है कि समाज में हम जो कुछ भी जीते हैं, जो भोगते हैं, जो देखते हैं, यानी हमारा जिया हुआ, हमारा देखा हुआ, हमारा भोगा हुआ, हमारा समझा हुआ, जिन चीज़ों से हम परिचित हैं, जुड़े रहते हैं, वास्तव में वही तो हमारा परिवेश है, वही हमारा सामाजिक परिवेश है। और इसीलिए मैंने कहा कि साहित्य कुछ और नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा। या कह सकते हैं
कि साहित्य वैसा ही होगा जैसा हमारा समाज होगा, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम जीवन जीते हैं। जो भी हमारी संस्कृति होती है, जो भी हमारा धर्म होता है, हमारा धार्मिक आचरण, धार्मिक व्यवहार, भारत में जो पंथ निरपेक्षता है, भारत की जो धार्मिक आस्था है, यहाँ जो सर्वधर्म समभाव है, यहाँ जीवन जीने में जो आर्थिक ढांचा है, कोई निम्न मध्यम वर्गीय है, कोई उच्च मध्यम वर्गीय है, कोई औसत दर्जे का है, कोई मध्यम वर्गीय में भी अति निम्न मध्यम वर्गीय है। ये सब कुछ साहित्य में उभर करके आता है। इसलिए जब साहित्य की बात हम लोग करते हैं तो वास्तव में साहित्य में परिवार है, परिवार के बीच का तनाव है, शादी विवाह है, पति पत्नी के रिश्ते हैं, व्यक्ति की अपनी सोच है, व्यक्ति का अपना धार्मिक आचरण है, व्यक्ति की अपनी राजनैतिक आस्था है या एक विचारधारा है। कुल मिला के ये कहा जाता है कि अगर आपने समाज को जान लिया तो साहित्य को जान लिया। इसीलिए साहित्य कुछ और नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि समाज का दर्पण या समाज का प्रतिबिंब है। इसीलिए इसे ना तो आपको रटने की जरूरत है और ना ही इस पर बहुत कुछ जानने की जरूरत है। आपने जो कुछ जान लिया, जो कुछ समझ लिया, वही साहित्य में उद्घाटित होता है। अब एक बात समझने लायक है कि जब साहित्य ऐसा है तो फिर ये आप समझें कि अगर साहित्य इतना आसान है, सहज है, तो फिर साहित्य को जब हम वैकल्पिक विषय बनाएं तो किन किन विषयों का ध्यान रखा जाए। बात करें यदि हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में, एक ऐच्छिक विषय के रूप में या एक ऑप्शनल के रूप में क्यों चुना जाए। हिंदी साहित्य का चयन किन आधारों पर किया जाए। दोस्तों, हिंदी साहित्य ही नहीं, मेरा ये मानना है कि दुनिया के जितने भी विषय हैं उन सबको आप पढ़ सकते हैं। किसी को भी आप अपना ऐच्छिक विषय, आप मन करे तो फिजिक्स को बनाइए, मन करे साइकोलॉजी को बनाइए, मन करे आप एंथ्रोपोलॉजी को बनाएं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मन करे ऑप्शनल बनाइए, यानी वैकल्पिक विषय बनाइए। लेकिन जब हम किसी से गठजोड़ करते हैं, जब हम अपनी इच्छा पर किसी का चुनाव करते हैं, तो चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो वैकल्पिक विषय हो, चार चीजें बहुत कॉमन होती हैं। यानी वैकल्पिक विषय भी जीवन साथी की तरह, क्योंकि इसे IAS बनना है, भाई मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, कलेक्टर बनना है। अब मान लीजिए खूब मेहनत करें और वैकल्पिक विषय में थोड़े ना अंक खराब आ जाएं और इस वजह से हम रह जाएं, तो फिर फायदा क्या। खुदा पहाड़ निकली चूहिया। मेहनत कम और सफलता भव्य हो, ये पहली शर्त होती है किसी भी विषय को अपना ऑप्शनल बनाने में। यानी यदि हम बात करें पहली शर्त की, तो पहली शर्त होती है अति अंकदायी हो। याद रखिए, हिंदी साहित्य एक ऐसा ऐच्छिक विषय है जिसमें सामान्य या जिसे सामान्यतः एवरेज, औसतन, कोई एक औसत विद्यार्थी भी दोस्तों 270 के इर्द गिर्द पहुंचता है। थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए
तो ये एक ऐसा विषय है हिंदी साहित्य जिसमें कोई भी विद्यार्थी इत्मीनान से 330 प्लस पहुंच सकता है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आपने पिछले कई वर्षों के प्रमाण से देख लिया है, यानी बात प्रामाणिक है, बात सत्यापित है। और ऐसा क्यों आता है? दूसरी शर्त होती है कि कोई भी विषय रुचिकर हो। याद रखिए, इंटरेस्ट का मामला ऑप्शनल चयन में दूसरे नंबर पर आना चाहिए। पहले तो हाईली स्कोरिंग हो, मार्क फेचिंग हो। क्यों? जरा समझिए, सबके पास अब एक ऑप्शनल है, पहले की तरह दो दो ऑप्शनल नहीं है। तो अब एक ऑप्शनल में जो कम से कम सामान्य लोग 270 लाते हैं, उनकी जगह आप 30, 40, 50 नंबर अधिक लाएंगे, तब तो दोस्तों आपको रैंक प्राप्त होगा, तब तो आप सफलता की सूची में सम्मिलित होंगे। मतलब कि एक तो विषय अंकदायी हो, और दूसरी बात कि विषय अंकदायी कब होगा? जब आप उस विषय में रुचि लेंगे। रुचि क्यों जगती है? रुचि जो हमारे जीवन से जुड़ा हो, उसको जानने में बहुत उत्पन्न होती है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको बाहर से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम जो जीवन जी रहे हैं, वास्तव में वही हिंदी साहित्य है। कभी हम में उत्साह की कमी है तो हिंदी साहित्य उत्साह भरता है, कहता है नर हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मान लीजिए कि आप इस समय मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह साहित्य बताता है कि अरे बचपन में आप इतने इंटेलिजेंट थे, आपने 9th 10th की परीक्षा में टॉप किया, अव्वल आए आप। बचपन में आप क्लास में हमेशा अव्वल आए, अच्छे थे पढ़ने में, आपके अंक हमेशा अच्छे रहे, आप अपने शिक्षकों के चहेते थे। और आज क्या हुआ जो आप पढ़ नहीं रहे हैं? तो ये साहित्य बताता है कि आपका बचपन, आपका अतीत कैसा था और आज आप क्या हो गए। साहित्य सिखाता है हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। यानी साहित्य न केवल आपको निराशा से मुक्ति दिलाता है, आपको ये भी समझाता है कि आप अपने पिछले जीवन और आज के जीवन में जरा तुलना तो कीजिए। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि आज जो है हमारा वर्तमान किसी कारण से खराब है, तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। साहित्य सिखाता है कि संभलो कि सुयोग्य न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। और थोड़ा गड़बड़ अगर हो ही गया तो पछताने की जरूरत नहीं। क्यों? बीती ताही बिसारी के, आगे की सुध ले। यह साहित्य आपको सिखाता है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप तो एकदम औसत मध्यम मार्ग के साथ धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। यह साहित्य सिखाता है कि जितने टॉपर्स हैं वो आईएएस बने, इसके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं। जो अपने क्लास में एवरेज भी रहे, जो हमेशा 40%, 45% लाते रहे, वो भी बन सकते हैं। इसलिए साहित्य कहता है कि आप तो हमेशा अनवरत चलते रहिए, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, आगे बढ़ते रहिए, बस अहंकार मत लाइए। साहित्य आपको सिखाता है कि आईएएस बनते कैसे हैं। न केवल ये विषय आपको आईएएस बना देता है स्कोर दे करके, हाईली स्कोर दे करके, अति अंकदायी तो है ही, बल्कि सिखाता बनते कैसे हैं। कहता अहंकार त्यागो, अहंकार का त्याग करके ही दुनिया में जितने लोग हैं वो महान बन पाए। गोरखनाथ जी से लगभग हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। सिद्धनाथ रचनाकार कहलाते हैं ये सब। गोरखनाथ जी नाथपंथी संत थे। गोरखनाथ जी एक इतनी बड़ी बात कहते हैं, कहते हैं हबकी न बोली बा, बड़ी बड़ी बात मत कीजिए, ठबकी न चली बा, अरे इतरा के मत चलिए, अहंकार में मत रहिए।
धीरे धरीबा पाँव, एकदम सधे कदम से मेहनत कीजिए, अपने जीवन के हर कार्य को कीजिए। क्यों? गर्व न करीबा, अहंकार अभिमान मत कीजिए, सहजे रहीबा, भणत गोरख राम। जितना सहज जीवन जी सके। गांधी अहंकार त्यागते हैं, कोट पैंट त्याग करके लंगोटी में आते हैं तो गांधी बनते हैं। राम राजभवन के सुख त्याग करके जंगल जंगल बनवासी राम बनते हैं तो भगवान राम बनते हैं। और सिद्धार्थ राजभवन के ऐश्वर्य वैभव को त्यागते हैं तो उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति होती है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और बुद्ध बनते हैं। कृष्ण एक बहुत बड़े सामंत के बेटे, लेकिन जब एक चरवाहा बनते हैं, जंगल जंगल भटक कर पशुओं को चराना शुरू करते हैं तो याद रखिए, मोर मुकुटधारी मुरली मनोहर गोवर्धनधारी कृष्ण बनते हैं। यह साहित्य सिखाता है कि जितना सहज बने रहिए, अहंकार मत कीजिए, समाज के सामने ढोल मत पीटिए कि मैं आईएएस बनने जा रहा हूं, मैं क्रैक कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। एकदम मंत्र की तरह अपने आप को भीतर जितना कमरे में बंद करके, बिना दिखावा के, बिना प्रदर्शन के यदि आप मेहनत करेंगे सच्चे मन से तो कलेक्टर बनना एकदम स्वाभाविक है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि सबसे पहले अहंकार त्याग दो तो ईश्वर मिल जाता है। ईश्वर यानी आईएएस बन जाना। आज के जमाने में आप आईएएस बन गए तो ईश्वर की प्राप्ति। इसीलिए कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। कबीर कहते हैं, अरे मैं तो समाज में ईश्वर के कुत्ते की तरह एकदम निरीह। समाज, याद रखिए, कुत्ते को हमेशा दूर दूर आता है। कबीर कहते हैं, अपना मान क्या, अपना अहंकार क्या। कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी। जेवड़ी राजस्थानी हिंदी में रस्सी को कहते हैं। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित भावे उत खींच या जित खींचे उत जाऊं। हे राम, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूं और मेरे गले में तुम्हारी ही रस्सी बंधी हुई है। तुम जिधर खींचना चाहो, तुम जिधर ले जाना चाहो, मैं चल पड़ूंगा। और इसी बात को संत तुलसी कहते हैं कितने प्यार से। कहते हैं तुलसीदास कि राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन, मोसो कौन खोटो। अपने आप को बहुत छोटा समझिए, आप कलेक्टर बन जाएंगे। मंच पर, चौराहे पर कहीं भी हाँकने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी बात फेंकने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल आप रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, जितनी सहज बातें आप करेंगे, उतना ही भव्य आप सफलता अर्जित करेंगे। आपकी सफलता उतनी ही भव्य होगी। इसलिए साहित्य एक ऐसा ऑप्शनल है, एक ऐसा ऐच्छिक विषय है जो सिर्फ आपको आईएएस बनाता नहीं, बल्कि बनते कैसे हैं ये भी सिखाता है। निराश मत होइए, हतोत्साहित मत होइए, बस काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अहंकार मत लाइए, सतत प्रयास करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत महान विद्वान हैं या पढ़ने में एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं तो ही कलेक्टर बनेंगे। साहित्य सिखाता है कि खरगोश को अहंकार हो जाए तो हार जाता है, और कछुए को यदि अपने कर्म पर भरोसा रहे तो अनवरत लगातार कर्म करके भी वह रेस जीत जाता है। तो दोस्तों, पहली बात तो याद रखिए कि ये विषय हाईली स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि रुचिकर है। और रुचिकर क्यों है? क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, अरे सबके परिवार में बंटवारा होता है। साहित्य में पढ़ाया जाता है कि बंटवारा से नुकसान क्या है। साहित्य कहानियों के माध्यम से पढ़ाता है कि बेटी तो वही बड़े घर की होती है
जो किसी घर में जाए और उस घर को जोड़ दे, बड़े घर की बेटी, जो अलगे ओझा बंटवारा में विश्वास नहीं करे, सबको जोड़ने में विश्वास करे। इसलिए साहित्य पूरे समाज को जोड़ने की बात करता है, साहित्य समाज को तोड़ता नहीं। अब जरा सोचिए, एक तो ये अंकदायी है, ऊपर से ये रुचिकर है, और तीसरी बात, तीसरी शर्त कि किसी को हम क्यों ऑप्शनल बनाएं, तो सहज हो। दोस्तों, जितने भी विषय हैं, मुझे लगता है कि आप किसी को भी रख के पढ़ें तो आप उसमें कलेक्टर बनते हैं, बेमतलब आप गुमराह न हो। कोई भी विषय अच्छा होता है यदि आपकी उसमें रुचि जग जाए, आपके लिए वो सहज हो, आपके टेम्परामेंट का विषय हो, आपके टेक्सचर का विषय हो। लेकिन साहित्य बाकियों से भी सहज है, इसका प्रमाण ये है कि याद रखिए, एक ऐसा विषय साहित्य जो हम लोग 10th में, इंटर में हिंदी साहित्य उसकी परीक्षा देने जाते थे, बिना डरे जाते थे, सिर्फ एक दिन पढ़ते थे और बहुत आसानी से इसमें सबसे अच्छे नंबर लाते थे। एक तो इस अर्थ में सहज है, दूसरी बात इसकी सहजता का प्रमाण ये है कि बाकी जो विषय हैं उनके टॉपिक्स को आप जा करके रटते हैं, उनको आकर के आप पढ़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन याद रखिए, हिंदी साहित्य के टॉपिक्स हम बहुत बचपन से ही जानते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको तुलसी हिंदी साहित्य में पढ़ना है, मान लीजिए आपको सूरदास पढ़ना है, तो मुझे एक बात बताइए कि चाहे तुलसी हो चाहे सूरदास हो, अब क्या ये जानना हमारे लिए कठिन है कि तुलसी के नायक राम थे और राम की नायिका यानी पत्नी सीता थी? ये हमें रटने की जरूरत नहीं है। हम बचपन से ये किस्सा कहानी सुन करके आए, क्योंकि हमारा समाज ही तो साहित्य है। जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। समाज यदि बिंब है तो साहित्य प्रतिबिंब है, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है। अब सूरदास जी की कविता जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि सूरदास की कविता में कृष्ण, राधा, गोपियां, इनकी चर्चा मिलेगी। लेकिन बाकी जो विषय पढ़ते हैं तो उनके शब्द ही हम पहली बार सुनते हैं, फिर उन शब्दों से जान पहचान करते हैं, फिर धीरे धीरे रिश्ता कायम करते हैं। संबंध जब प्रगाढ़ होता है तब जाके उस विषय को हम अपने भीतर आत्मसात करते हैं, उसे अपनाते हैं। लेकिन ये जो हिंदी है, ये तो बचपन से हमने आत्मसात किया है, क्योंकि हम सबके दादाजी जरूरी तो नहीं कि प्रोफेसर हों, हम सबके बुजुर्ग जरूरी तो नहीं कि सब पढ़े लिखे हों, पीएचडी हों। अरे भाई, हम लोग किसान के बच्चे हैं, तो घर में हो सकता है बुजुर्ग हों, दादाजी हों, बड़े पिताजी हों, ताया ताऊ जी हों, पिताजी, बाबूजी, चाचा, काका। हो सकता है लोग पढ़े ना हो, स्कूल को दूर से देखा हो, लेकिन अनपढ़ होकर के भी आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य की चर्चा वो लोग मुंह से करते हैं। आप उनके सामने कोई गलत काम कर दीजिए तो तुरंत आपके सामने वो डायलॉग देते हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लीजिए, आपका पूरा सिलेबस चल रहा है बचपन से। ये बुजुर्ग कहते हैं, हुई है वही, देखिएगा, खाट बुनते हुए या पशुओं को चारा डालते हुए या कोई और खेती गृहस्थी से जुड़े काम को करते हुए, ये पूरा सिलेबस बोलते हैं। कहते हैं, हुई है वही जो राम रची राखा। और आपने मेहनत ढंग से नहीं की तो फिर समझाते हैं, जो जस करहीं तस फल चाखा। मान लीजिए कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही समय पर नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत कहते हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने। और मान लीजिए आप अपने काम से भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, निद्रा की दशा में हैं, कहीं भटके हुए हैं,
तो तुरंत ये भी सिखाते हैं बुजुर्ग, कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये बुजुर्ग आपको पूरा सिलेबस बचपन से ही सुनाते रहते हैं, इसीलिए सहज है हिंदी साहित्य। 3 शर्तों को पूरी करता है। क्या क्या? अति अंकदायी है, रुचिकर है, सहज है, और किसी भी ऑप्शनल के चुनाव में जो चौथी बड़ी शर्त है वो याद रखिएगा दोस्तों, कि चौथी शर्त होती है कि वह विषय सहयोगी कितना है, सफलता में कितना सहयोगी है। याद रखना दोस्तों कि सहयोगी का 2 अर्थ होता है। एक तो जो खुद कम समय में तैयार हो जाए, मतलब इनपुट कम डाला, आउटपुट अधिक निकले। अरे हाँ या ना? 9 मन तेल में राधा को नचाया तो क्या लाभ। अरे आधा छटाक तेल में भी यदि नृत्य कला कोई सीख जाए, अपने यहाँ देहातों में बच्चे वगैरह के जन्म पर अक्सर देखेंगे कि सोहर वगैरह गाने की परंपरा रही है। तो सोहर गाने के पश्चात महिलाएं जो गाने आती थीं समूह में, तो उन्हें जलेबियां मिलती थीं, उनके सर पे सुगंधित तेल वगैरह चुपड़ दिया जाता था। और मान लीजिए कि महिला कहे कि मुझे भाई तेल की पूरी शीशी चाहिए, तो आप इतना अफोर्ड कहां करेंगे। आप कहेंगे देखिए बस सर पे चुपड़ने के लिए अगर आप गाने को तैयार हैं तो बताइए। हिंदी साहित्य आधा छटाक में नृत्य कला सिखा दे, कम समय में तैयार होने वाला ये विषय है, इसलिए सहयोगी होने का पहला अर्थ। दूसरा अर्थ कि खुद भी तैयार हो और दूसरों को भी तैयार कर दे। पिताजी जीवन में उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी हैं, लेकिन मां की उपयोगिता जानते हैं दोस्तों क्यों अधिक है? क्योंकि मां सहज है, मां रुचिकर है। और देखिए कहीं पार्टी फंक्शन में जाना हो तो पिताजी तो अपने में व्यस्त रहते हैं, बैठ जाएंगे, बैठके में शोर करते रहते हैं, लेकिन मां खुद भी तैयार होती है और बच्चों को भी तैयार करा देती है। यानी अपने को भी तैयार करे और दूसरों को भी तैयार करे, ऐसा सहयोगी होना चाहिए। हिंदी साहित्य इसलिए ऑप्शनल या ऐच्छिक विषय के रूप में चुनना चाहिए क्योंकि आपके नीति शास्त्र में ये बहुत ही सहयोगी होता है। अब नीति शास्त्र की बात करें तो नीति मतलब नैतिकता, नैतिकता मतलब सामाजिक नियम, समाज की आचार संहिता। नियम को ही विधि कहते हैं, विधि से ही विधान बना है, इसी से वैधानिकता। हिंदी साहित्य में आप तुलसी को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, भक्ति काल के संतों को पढ़ें, आधुनिक काल में निराला को पढ़ें, दिनकर को पढ़ें, प्रसाद को पढ़ें, सब आपको एक ही बात सिखाते हैं कि जीवन में अनुशासित रहिए। व्यक्ति अगर नैतिक होगा तो समाज अपने आप नैतिक होगा, व्यक्ति अनुशासित हो गया तो हर हाल में समाज सुशासित होगा। क्योंकि गांधी क्या कहा करते थे? स्वयं को सुधार लो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। अरे हाँ या ना? नीति शास्त्र के जितने भी टॉपिक हैं, एकाध को छोड़ दें तो हिंदी साहित्य से सीधे जुड़े हुए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस बात का प्रमाण आप देखेंगे, ढंग से हिंदी साहित्य के सिलेबस को कर जाइए, आपका नीति शास्त्र 250 अंक तैयार। और दूसरा जो और विषय है इससे एकदम सीधा जुड़ा हुआ है, निबंध। निबंध के भी 250 अंक तैयार। क्यों? क्योंकि पिछले आप 7-8 वर्षों से देखिए
2013 से जितने भी निबंध पूछे जा रहे हैं, आप यकीन मानिए 2013 से पूछे गए निबंध सीधे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण, अतीत जीवन का आयाम है, हिंदी साहित्य में छायावाद में आप यही पढ़ेंगे, भक्ति काल में आप यही पढ़ेंगे, नवजागरण परक चेतना। हमारा अतीत स्वर्णिम था, हमारा अतीत श्लाघ्य था, यानी श्रेष्ठ मूल्यों से जुड़ा था, उससे प्रेरणा ले लें। और अगर कुछ मूल्य खराब थे तो उन्हें छोड़ दें। इसलिए जब आप उपन्यास पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में दिव्या, तो उसमें इस बात की चर्चा मिलती है कि अतीत सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि विश्लेषण की भी वस्तु है। अतीत के सभी मूल्य श्रेष्ठ थे, ये आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। अगर कुछ मूल्य खराब थे तो उन्हें छोड़ दीजिए। अब समझिए कि कैसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं सीधे हिंदी साहित्य से। पूछा गया निबंध में टॉपिक कि एक अच्छा जीवन प्रेम और ज्ञान दोनों से चालित होता है। पूरा भक्ति काल ज्ञान और प्रेम का सामंजस्य है। हमारे रचनाकारों ने बताया, भक्ति काल के आगे छायावाद में भी देखेंगे कि एक अच्छा जीवन संतुलित जीवन होता है। संतुलित जीवन उसी का हो सकता है जिसका मन संतुलित हो। और मन के दो हिस्से हैं, हृदय और बुद्धि। हृदय यानी भावना और बुद्धि यानी बौद्धिकता। भावना यानी प्रेम और बौद्धिकता यानी ज्ञान। जो ज्ञान और प्रेम दोनों में सामंजस्य कर ले वही सतत विकास को हासिल कर पाएगा। जितने भी निबंध 2013 से पूछे जा रहे हैं, आप एक एक टॉपिक उठा लीजिए, एकदम सीधे टेढ़े मेढ़े रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में हिंदी साहित्य से जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य सहयोगी दो अर्थों में है। पहले अर्थ में कि यह कम समय में बहुत नंबर देता है, जल्दी तैयार हो जाता है, और दूसरे अर्थ में कि न स्वयं तैयार होता है, न केवल स्वयं तैयार होता है बल्कि निबंध में, नीति शास्त्र में पूरी तरह भूमिका निभाता है। मतलब जरा जादू देखिए कि एक हिंदी साहित्य अगर आपने तैयार किया तो हिंदी साहित्य मतलब 500 नंबर, साथ ही नीति शास्त्र मतलब 250 नंबर, और साथ ही निबंध मतलब 250 और। ये विषय नहीं है साहेब, ये परमाणु बम है। अगर इसको दाग दिया यूपीएससी में तो सफलता नाम का जो किला है वो पूरी तरह ध्वस्त होना तय है। जरा सोचिए, 1000 अंक का पूरा खेल है। मुझसे जो मेरे पुराने विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये 2-3 साल आपने क्या किया, क्या किया, तो मैं कहता हूं तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। ये लॉकडाउन का जो पूरा परिवेश था, जो वैश्विक महामारी का दौर था, तो वास्तव में मैंने देखा कि हिंदी साहित्य जीएस से कितना जुड़ा हुआ है। नीति शास्त्र, निबंध, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, सबको पढ़ाते हुए विचार किया कि ये तो सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए भ्रम में मत रहिए कि हिंदी साहित्य का कोई योगदान नहीं है। देखिए ये 1000, और मेरी बात पे विश्वास नहीं करना है, खुद पढ़िए, आंखें न देखी सच्चाई पे विश्वास कीजिए। कबीर ने कहा था कि तुम्हारा और मेरा मन भला एक कैसे होगा। तू सुनी सुनाई बात करता है और मैं आंखें न देखी सच्चाई की बात करता हूं। तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखें न देखी। तो इसका मतलब है कि जो विषय हाईली स्कोरिंग हो, बात को पकड़िए, जो विषय रुचिकर हो, जो विषय सहज हो, जीवन से जुड़ा हो, और साथ ही जो विषय अन्य में भी सहयोगी हो सफलता के लिए, नीति शास्त्र, निबंध भी तैयार करा दे। और याद रखिए
जीएस के कई और भी मुद्दे हैं, जहां आप कुछ दर्शनों को पढ़ते हैं, जैसे मार्क्सवाद पढ़ते हैं, जैसे साम्यवाद पढ़ते हैं, समाजवाद पढ़ते हैं। अब ये सीधे सीधे संकल्पनाएं पूछी जा रही हैं। तो हिंदी साहित्य बहुत प्यार से आपको बताता है, जब आप छायावाद को पढ़ेंगे तो गांधीवाद को ढंग से समझेंगे, क्योंकि छायावाद गांधीवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। जब आप हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद पढ़ेंगे तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद की अभिव्यक्ति है। और ऐसे ही जब आगे नई कविता पढ़ेंगे तो नई कविता व्यक्तिवाद और बौद्धिकतावाद की अभिव्यक्ति है। अब जरा सोचिए कि एक विषय जो खुद रुचिकर हो, खुद अंकदायी हो, सहज भी हो और अन्य में भी सहयोगी हो, मुझे लगता है कि इतनी बातों को अगर आप बौद्धिकता से विचार कर ले गए तो इस विषय को पढ़ना, तैयार करना बहुत सहज है। और इसलिए सहज है क्योंकि इसमें आप कोई भी छोटी चीज देखेंगे उसको जान पाना, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं क्यों ये सहज है। आज हम लोग हिंदी साहित्य में जो सबसे कठिन टॉपिक, एकदम जटिल से जटिल, महाजटिल, जटिलतर, जटिलतम टॉपिक को उठाते हैं और 2 मिनट में देखिए। हिंदी साहित्य का सबसे जटिल टॉपिक है रहस्यवाद। एक मिनट बोर्ड पे देखिए और बताइए कि क्या ये जटिल है। रहस्य मतलब कौन कैसा है, वो कहां है, वो क्या करता है, हम उसे ना जान पाए तो उसे ही रहस्य कहते हैं। आप लोग अंग्रेजी का एक शब्द लेते हो मिस्टीरियस। मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति रहता है, क्या खाता है, कहां आता जाता है, क्या करता है, अगर पता ना चले तो आप उसे क्या कहेंगे, बड़ा रहस्यवादी व्यक्ति है, मिस्टीरियस है। ये रहस्यवाद ईश्वर या ब्रह्म से जुड़ी हुई संकल्पना है। कैसे दोस्तों, जब हम ईश्वर की बात करते हैं या ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, और दोनों शुद्ध है। तो ईश्वर का 2 स्वरूप होता है। क्या क्या? एक सगुण और एक निर्गुण। दोस्तों, सगुण में जो गुण शब्द है, गुण का अर्थ क्या होता है, विशेषता। आप विशेषता किसकी बताएंगे? देखिए तो, ये एलईडी पेन है, मार्कर है, क्या इसका रंग आप देख पा रहे हैं, काला है। इसका आकार आप देख पा रहे हैं, बेलनाकार है। अगर आप इस मार्कर के गुण को बता पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि इस मार्कर का कभी निर्माण हुआ, कभी इसे बनाया गया, कभी इसका जन्म हुआ। हम लोगों का जन्म हुआ, इसलिए हमारा रूप है, हमारा आकार है। हम काले हो सकते हैं, हम सांवले हो सकते हैं, हम गोरे हो सकते हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हो सकता है कि हम किसी भी रूप आकार के हों, लेकिन आप हमें खुली आंख से देख रहे हैं। मतलब गुण का अर्थ किसी भी चीज की विशेषता जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से समझ सकें। इंद्रियों के माध्यम का अर्थ क्या है? 5 इंद्रियां हैं, बचपन से पढ़े हो, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। देखिए तो हमने इसे छुआ है या ना, हमने इसे लिखा, आंख से देखा, आप जीभ से चाहे तो चाट भी सकते हैं, चाटिएगा मत, बेकार चीज है। आप इसको बजा के भी सुन सकते हैं कान के पास। इसका रूप आकार देख रहे हैं, इसका फंक्शन भी देख रहे हैं। ये लिखने के काम आने वाली चीज है। तो जो वस्तु जन्मे,
जिसका रूप आकार हो, उसे सगुण कहते हैं। अब क्या इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? जिसके बारे में कह सकते हैं उसकी एक कथा होगी। अब मुझे बताइए, तो क्या ये रहस्यात्मक वस्तु है? आपने इसे देखा, छुआ, जाना, समझा, लिखा, इसका उद्देश्य समझा। जो चीजें खुली आंखों से दिखाई दें, जो ईश्वर जन्म ले यानी अवतार ले, तो जो जन्मेगा उसका रंग होगा, उसका आकार होगा, उसका रूप होगा, उसके माता पिता होंगे। अरे हाँ या ना? तो बोलिए, राम और कृष्ण दोनों सगुण ब्रह्म के अवतार हैं, या राम और कृष्ण दोनों सगुण ईश्वर हैं, क्योंकि इन्होंने जन्म लिया, इनकी कथा थी, इनके भाई बहन माता पिता थे, इनका रंग बताया गया, दोनों सांवले थे, दोनों की पत्नियों की चर्चा की गई, दोनों ने किसको किसको मारा। अर्थात सगुण ब्रह्म वह है जिसकी चर्चा इंद्रियों से कर सकें, जिसकी मूर्ति बना सकें, आंखों से देख सकें। सगुण ब्रह्म की कथा होती है, उसके बारे में कह सकते हैं। जिसके बारे में कह सकते हैं वो रहस्य का विषय नहीं होता, लेकिन निर्गुण ब्रह्म रहस्य का विषय होता है। क्यों? गुण का अर्थ विशेषता, निर्गुण मतलब जिसकी विशेषता बताई न जाए। कबीर कहते हैं, पार ब्रह्म को तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखिया ही परमान। सूरदास जी कहते हैं कि जिसको देखा नहीं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब मन कित धावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। जो जन्मा नहीं, जिसे देखा नहीं, तो बोलिए अनदेखा अनजाना सा, गाना याद है? जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, जिसे छुआ नहीं, जो जन्मा नहीं, तो भला उसका रूप आकार होगा? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो निर्गुण का रूप नहीं, इसलिए अरूपात्मक। निर्गुण का आकार नहीं, तो निर्गुण निराकार। निर्गुण जन्मा नहीं, इसलिए अजन्मा। निर्गुण के भाई बंधु माता पिता नहीं, इसीलिए निर्गुण की कथा नहीं, अकथ्य। और जिसकी कथा नहीं, तो इसका मतलब है जिसका जन्म नहीं, जिसका जन्म नहीं, रूप आकार नहीं, कोई गुण बता ही नहीं सकते, अर्थात अदृश्य। तो जो दिखाई न दे, जो सुनाई न दे, जिसे छू न सके, जिसे समझ न सके, उसे ही क्या कहेंगे? रहस्यात्मक। अब डायलॉग दीजिए मेरे साथ। जहां भी निर्गुण ब्रह्म होगा, जहां भी निर्गुण साधना होगी, वहां रहस्यवाद उत्पन्न होगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म गुणों से परे होता है, अजन्मा होता है, और उपात्मक होता है, अदृश्य होता है। इसलिए उसकी कोई उपमा नहीं होती। उपमा यानी तुलना। अरे भाई, इसकी तुलना कर सकते हैं ब्लैक मार्कर से, इंक मार्कर से, लेकिन जो वस्तु दिखे ही नहीं उसकी उपमा क्या देंगे? इसलिए निर्गुण अनुपम होता है। तो अब जरा सोचिए, जो दिखाई न दे, जो सुनाई न दे, जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, छुआ नहीं, भला उसकी मूर्ति बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो निर्गुण साधना जहां होगी, निर्गुण ब्रह्म जहां होगा, वहीं रहस्यवाद की उत्पत्ति होगी। राम और कृष्ण सगुण ईश्वर हैं, सगुण ब्रह्म है, क्योंकि रूप है, आकार है, हाइट भी हम लोग पता कर लेते हैं पढ़ करके शास्त्रों को। इनके काम को भी पता कर लिया, इनका जन्म
किस काल में, किस सदी में, किस, वो सब भी पता कर लेते हैं कौन सी तिथि थी, क्योंकि कथा है। लेकिन कबीर जैसे निर्गुण संतों ने एक ऐसे ब्रह्म की चर्चा की जो रहस्यात्मक, क्योंकि कबीर का ब्रह्म तो जन्मा है ही नहीं। कबीर कहते हैं मेरा ईश्वर दशरथ का बेटा नहीं है, कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कहते पार ब्रह्म को तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, मेरे निर्गुण रहस्यात्मक ब्रह्म की शोभा कहीं नहीं जा सकती। इसलिए कबीर कहते हैं कि दीवा राती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। चाहे कुछ भी कर लो, उनका ईश्वर निर्गुण है, रहस्यात्मक है। और तब कबीर कहते हैं कि मेरा ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं अटता, इसको अपने भीतर तलाशो। अब अपने भीतर क्या तलाशें? सब रहस्यात्मक है। मेरे भीतर क्या है आप देख पाए? आपकी आंखें देख पाएंगी? इसलिए मेरे भीतर आपके लिए सब कुछ रहस्यात्मक है। बोलिए, जहां ईश्वर निर्गुण होगा वहीं रहस्यवाद उत्पन्न होगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि वह जन्मा नहीं, इसलिए रूप नहीं, आकार नहीं, उसे देख नहीं सकते, इसलिए उसकी कथा नहीं होगी। जिसकी कथा नहीं होगी, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, वही रहस्यवाद, अर्थात रहस्यवाद या रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ये भीतर है। कबीर कहते हैं ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश में। समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य रटंत है, अरे कुछ भी रटंत नहीं है। अब दोस्तों, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि जो सबसे जटिल टॉपिक है, उस जटिल टॉपिक को भी एकदम जटिल से जटिल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो समझ सकती हैं, हमेशा के लिए याद रख सकती हैं। अरे आंखों के सामने जो है ही नहीं वो रहस्य है, और आंखों के सामने मैं क्या आपके लिए रहस्य हूं? देखिए तो, मेरा रूप है, रंग है, आकार है, हाँ या ना, मेरे बाल दिख रहे हैं, चश्मा पहना हूं, पसीना आ रहा है, एसी बंद करता हूं तो गर्मी लगती है, एसी चलाता हूं तो ठंड लगती है। इसे ही कहते हैं दुविधा, द्वंद, और दुविधा में दो गए, माया मिले न राम। मतलब हिंदी साहित्य को समझना बहुत आसान है, कठिन से कठिन टॉपिक को भी जानना बहुत सहज है। अब दोस्तों, एक बात आती है कि हिंदी साहित्य में बहुत सी कविताओं को रटना है, बहुत से पद को रटना है। सबसे पहले समझिए, यह बात एक भ्रम है। यह क्या है? एक भ्रम है। और क्यों भ्रम है? पहले तो याद रखिए कि आप कवि नहीं हैं, आप साहित्यकार नहीं हैं, आपको बहुत सी चीजों को रटने की जरूरत नहीं। अब जैसे कोई बात लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा कि रामधारी सिंह दिनकर ने यह माना कि न्याय की स्थापना तभी होगी जब अन्याय खत्म होगा, और अन्याय को खत्म करने के लिए हिंसा बहुत जरूरी है। दिनकर हिंसा के भी पक्षधर हैं। कहा दिनकर ने कि भाई युद्ध बहुत जरूरी है। क्यों? युद्ध और हिंसा के द्वारा ही आप अन्याय को खत्म कर सकते हैं। दिनकर ने माना कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय की रक्षा के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, अगर कोई बदमाश है, पापी है, व्यभिचारी है, तो जरूरत पड़ती है हिंसा या युद्ध की। कोई हमारा सब कुछ छीनने को तैयार है, हमारे सीमावर्ती जो देश हैं हमारी शांति छीनने को तैयार हैं, हमारी संप्रभुता पे उनकी नजर है, हमारी अखंडता पर उनकी नजर है, और हम
चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, तो याद रखिए कि ये अहिंसा नहीं, कायरता है। और गांधी ने स्वयं कहा था कि यदि हिंसा, अहिंसा और कायरता में एक का चयन करना पड़ा तो निश्चित तौर पर मैं हिंसा का चयन करूंगा, क्योंकि ऐसी अहिंसा जो डर से अपनाई जाए मुझे पसंद नहीं। इसलिए गांधी ने नारा दिया लास्ट में, करो या मरो, डू और डाई। तो गांधी का तर्क था, गांधी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हिंसा अपनाई जानी चाहिए, जो अहिंसा डर से हो वह हिंसा नहीं, कायरता है। और इसी बात को दिनकर कहते हैं कि छीनता हो स्वत्व कोई, तुम्हारा सब कुछ कोई छीन रहा हो, और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। कोई हमारा सब कुछ सर्वस्व छीन के ले जा रहा है, हमारी शांति पर, हमारे भाईचारा पर, हमारे अमन पर, हमारी भारत की जो संप्रभुता है, यहाँ की जो पंथ निरपेक्षता, यहाँ की जो मानवता है, उस पर डाका डालने को तैयार, और हम कहें कि ना भाई, हम तो शांति के पुजारी हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे। तब दिनकर कहते हैं, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। तो पुण्य क्या है? पुण्य है विच्छिन्न कर देना, काट देना। किसे? उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। जो हाथ किसी की शांति छीनने के लिए उठ रहे हों, जो हाथ मासूमों की हत्या के लिए उठ रहे हों, बेहतर है उन्हें काट करके अलग कर दिया जाए। अब सोचिए, आपने कहा कि दिनकर हिंसा के भी पक्षधर हैं, युद्ध के भी पक्षधर हैं। अब उनकी इस बात को समझाने के लिए आपने 2-3 शब्द लिख दिया। क्या? कि पुण्य है विच्छिन्न कर देना, और लिख के डैश दे दिया। इसका मतलब है कि दिनकर की बात का आपने प्रमाण दिया। इनकी बातों की पुष्टि के लिए आपने इन्हीं की एक कविता के 2-3 शब्द लिखे। आपको 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप 1 लाइन लिखिए या 2-3 शब्द लिख के डैश डैश दे दीजिए। इसलिए हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा कविताओं को, बहुत ज्यादा पदों को रटने की जरूरत नहीं। हाँ, उनकी समझ रखिए। और एक बात ये भी तो समझिए कि अगर इन कविताओं को, इन पदों को आप रट लेते हैं तो इसका फायदा क्या है? जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध में आपको उक्ति चाहिए, आपको वक्तव्य चाहिए, आपको स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि ऐसे उक्ति से, स्टेटमेंट से, वक्तव्य से निबंध में आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। वास्तव में हिंदी साहित्य एक तीर से 4 निशाना है, सिर्फ 2 नहीं। इसलिए रुचिकर भी है, सहज भी है, अति अंकदायी भी है। पिछले 4-5 वर्षों से आप उठा करके देखिए स्कोर, 500 में ये विषय 344। मेरे कई विद्यार्थियों ने, अगर नाम लूं, अभिलाष गौरेला का नाम आपने सुना होगा, ऐसे विद्यार्थियों ने हमेशा 330 के इर्द गिर्द, 320। तो जब वो ला सकते हैं, आप क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ये अपने आप रुचिकर है। और थोड़ी सी मेहनत से, बाकी विषय में बहुत मेहनत करेंगे तो 270, इसमें ना भी मेहनत करेंगे तो 270, और थोड़ी सी मेहनत कर दें तो याद रखिए 300+। तो मेरी सलाह होगी आपके लिए कि आप इसे अपना एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विषय चयन के लिए और आपकी सफलता, भव्य सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते दोस्तों।